नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री और हमारा यूनिट 1 है। और यूनिट 1 में जो है आज हम लोग जो है भारतवर्ष की समझ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारतवर्ष की समझ यहाँ से जो है लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन पर ये पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और ये हमेशा एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। आपका क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा कि भारतवर्ष की अवधारणा के बारे में बताइए, भारतवर्ष की समझ के बारे में बताइए। चीज़ एक ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतवर्ष से आप क्या समझते हैं, भारतवर्ष की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो एक ही चीज़ है, क्वेश्चन एक ही है। भारतवर्ष की अवधारणा के बारे में पूछे या भारतवर्ष की समझ के बारे में पूछे, ठीक है, एक ही हमारा आंसर होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए भारत क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपको बनाना है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए भारत के बारे में, भारत की स्थिति या भारत का परिचय देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा भारत है वो किस महादेश में है। तो भारत जो है हमारा एशिया महादेश में, तो एशिया में भी किस जगह में, तो दक्षिण एशिया। ठीक है, भारत तो एशिया महादेश में है लेकिन एशिया महादेश का कौन सा क्षेत्र, तो दक्षिण एशिया। तो भारत का दक्षिण एशिया में जो है भारत स्थित है और ये जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जो है देखा जाए तो विश्व में ये सबसे आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत को हम लोग उप महाद्वीप भी कहते हैं। अब भारत को हम लोग उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो उप महाद्वीप उसको कहा जाता है कि वो बड़ा भूभाग जो किसी पहाड़ के द्वारा या किसी पर्वत के द्वारा अलग होता है, तो उसको हम लोग उप महाद्वीप का दर्जा देते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। वो देखिए उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए एशिया महादेश है, ठीक, एशिया है हमारा महादेश, ये तो हम समझ गए। अब देखिए यहाँ चाइना है, नोटिस कीजिए, 1 मिनट में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है चाइना है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे भी जो है पर्वत है, तो चाइना से भी वो पर्वत के द्वारा अलग हो रहा है। ठीक है, इधर अफगानिस्तान के द्वारा भी पर्वत से अलग हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वह बड़ा क्षेत्र या बड़ा भूभाग जो किसी पर्वत के द्वारा अलग होता हो, तो उसे हम लोग उप महाद्वीप का दर्जा दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो है पहले जो है भारत अखंड भारत था। इसमें जो है आपका भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा इत्यादि सब आया करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर किसी कारणवश जो है आज़ादी के बाद जो है पाकिस्तान अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, वो पहले बंगाल में ही था यानी भारत में ही था। उसके बाद वो पाकिस्तान में चला जाता है, फिर पाकिस्तान से अलग होकर के अपना अलग देश बनाता है। बर्मा भी जो है, म्यांमार यानी बर्मा जो पहले भारत का अंग हुआ करता था, अब वर्तमान में अपना एक देश है इसका। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए भारत को हम लोग भारत भाग्य विधाता के भी नाम से जानते हैं। देखिए राष्ट्रगान में भी जो है भारत भाग्य विधाता का वर्णन मिलता है। अब देखिए भारत का राष्ट्रगान कौन है, ये तो आप जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रगान में है जो भारत भाग्य विधाता जो शब्द का उल्लेख किया गया है, ये एक पंक्ति है। राष्ट्रगान जो हमारा है उसका एक पंक्ति है, भारत भाग्य विधाता मतलब भारत के भाग्य का निर्माता, इसका मतलब है भारत के भाग्य का निर्माता। तो अब जो है प्रश्न उठता है कि राष्ट्रगान क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रगान हमारा कौन सा है, तो जन गण मन, हम लोग आते हैं ना, जन गण मन, वही वाला है जन गण मन जो राष्ट्रगान है, उसी का एक पंक्ति है, भारत के भाग्य विधाता। ठीक है, यानी कि भारत के भाग्य का निर्माता।
ठीक है, इसका मतलब हो गया। ये राष्ट्रगान कौन हो गया? जन गण मन। और राष्ट्रगीत कौन हो गया? वंदे मातरम। ये दो को याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ठीक है, यहाँ तक मैं बता दिया। देखिए आपके बुक में दिया नहीं है लेकिन मैं बता दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में कई तरह के नदी है। ठीक है, उपजाऊ मैदान है। ठीक है, घने जंगल है इत्यादि है सारे। ठीक है, जो कि हमारे भारतवर्ष की जो भी अवधारणा है, भारतवर्ष का अवधारणा का मतलब क्या है? भारतवर्ष का अवधारणा का यही मतलब है कि भारतवर्ष के जो भारत में संस्कृति है, ठीक है, भारत का भूगोल हो गया, ठीक है, भारत की जो संस्कृति है, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय पहचान है, इसके बारे में जानना ही हमारा क्या है? भारत की अवधारणा से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो भारत की अवधारणा का मतलब यही है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की भौगोलिक स्थिति है, भारत का जो हमारा जो राष्ट्र पहचान है, इसके बारे में जानना ही क्या है? भारत की अवधारणा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो राजा ये जो है प्राचीन काल में उपमहाद्वीप में कुल क्षेत्रफल में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजा भरत के नाम से है जो है इसका नाम पड़ा है, जो है इसका नाम पड़ा है भारत। ठीक है, वेदों की भूमि भी हम लोग इसको कहते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे खैर। उसके बाद ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है जो भारत जो हमारा विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए मेन चीज को समझने का प्रयास कीजिए। ज्योग्राफी नहीं है, हिस्ट्री है। ठीक है, अब देखिए भारत की वर्तमान स्थिति, इसको समझना बहुत जरूरी है। भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। भारत का कुल जो क्षेत्रफल वो कितना है? तो डायरेक्ट याद कीजिएगा, भूलिएगा 3287,263, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं आप लोग पढ़े हैं, आपको समझ में आया है या नहीं, लेकिन आज मैं जो बता दूंगा तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई हो गया या पूरब से पश्चिम की लंबाई आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये है हमारा उत्तर, आपको पता है ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ, यानी कि उत्तर है। नीचे क्या है? ठीक है, साउथ यानी कि दक्षिण है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट, मतलब ये पूरब है। ठीक है, और ये वेस्ट का मतलब पश्चिम है। ठीक है, तो उत्तर में क्या है आपको पता है ना? उत्तर में क्या है? हिमालय है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई यहां से लेकर के हिया तक जो है, देखिए यहां से जो लेकर के हिया तक की लंबाई कितनी है उसको हम लोग को जानना है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो कितना है हमारा लंबाई? 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, और भारत का पूरा जो क्षेत्रफल कितना हम लोग पढ़े थे? 3287,263। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो गई? तो 3214 यानी 3200 जो है 14 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से मतलब पूरब से पश्चिम, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का कितना हो जाएगा? तो हमारा है 2933, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और ये जो हमारा पूरब है, पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है पूरा ऐसे, उसकी लंबाई है कितना? 2933 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए
उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद और थोड़ा सा जान लीजिए भारत के बारे में। ये जो है, ये तो मैं बताऊंगा ही, खैर पहले यहाँ जानिए ये क्या है। इसको हम लोग पश्चिम वाला एरिया में कौन सा सागर है, तो इसको हम लोग अरब सागर के नाम से जानते हैं, अरब सागर। ठीक है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये क्या है, हिंद महासागर। यहाँ पे कौन सा सागर है, हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यदि द्वीप का बात करें तो ये है हमारा लक्षद्वीप, यहाँ है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ हिमालय हो गया, उत्तर में क्या है, हिमालय है। यहाँ तक समझ में ना, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है, मतलब उत्तर से एकदम दक्षिण तक की लंबाई कितना है, 32-14 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पूरब से लेकर के पूरा पश्चिम तक की लंबाई कितना है, 29-33 किलोमीटर। और भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3287,263 जो है वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ देखिए भारत में जो है ये बीचों बीच गया है, कौन सा रेखा है, तो कर्क रेखा है। पूरा 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। और वो राज्य है, देखिए गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी मैप के द्वारा आपको समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है जो हमारा सियाचिन, जो कि इस जगह में, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम जो है हमारा उत्तरी। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे आपको समझाना चाहेंगे, पहले यहाँ पे आइए। तो हम लोग जैसे यहाँ पे समझिए कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा है। कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 हो गया यहाँ पे, वर्ग किलोमीटर, माफ कीजिएगा, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए उत्तर से दक्षिण तक कितना है, 32-14 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 29-33 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए भारत का जो स्थलीय सीमा कितना है, 15,200। भारत का स्थलीय सीमा 15,200। समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बता ही दिया कि भारत में जो है, भारत के जो है, देखिए यहाँ पे उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में मैंने बता दिया हिंद महासागर, पूर्व में है जो बंगाल का खाड़ी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद पश्चिम में एक है अरब सागर, दिया हुआ नहीं है शायद। ठीक है, उसके बाद देखिए पाक जलडमरू एवं मनार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जलडमरू मध्य और मनार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। देखिए यहाँ पे भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन कितना जो है बताया, कितना राज्य गुजरता है ये नहीं बताया, लेकिन भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ये मैंने आपको बता दिया। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 बता दिया मैंने। मुख्य रूप से देखिए सबसे दक्षिणी जो सिरा है वो कन्याकुमारी। ठीक है, जो कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक है, और उत्तरी बिंदु। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इंदिरा कौल, इसका नाम है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। ठीक है, ये सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, सियाचिन के पास स्थित है। ठीक है, कभी कभी हम लोग जम्मू कश्मीर के आसपास वाले बीच क्षेत्र को बोल देते हैं। ठीक है, इंदिरा कौल। उसके बाद देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए पहले। देखिए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा। देखिए भारत का ये जो है हमारा इंदिरा पॉइंट हो गया, मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी वाला इंदिरा कॉल। ठीक है, अब मुख्य भूमि का जो पूछे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कन्याकुमारी। क्या पूछा है कि सबसे दक्षिणी, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। लेकिन आपसे अगर पूछे कि भारत का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में जो है एक जगह है जिसका नाम है, मतलब ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो सबसे उत्तरी, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल। ठीक है, मुख्य भूमि। और पूछे कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि बोले तो कन्याकुमारी दक्षिणी मुख्य भूमि, और इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी। अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, और उत्तर का, उत्तर में पूछे कि सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कॉल, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको बोलते इंदिरा कॉल। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 8 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद पड़ोसी राज्यों को हम लोग देखेंगे। देखिए उत्तर में हो गया हमारा हिमालय हो गया। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। पश्चिम साइड में क्या क्या है, तो अरब सागर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो जाएगा। पूरब में हमारा बांग्लादेश हो जाएगा, बंगाल का खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमारा जो अगर देखा जाए इस तरह से उत्तर पूर्व की बात करें तो नेपाल हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। ठीक है, एवं भूटान हो जाएगा। अगर पूरा पूरब की बात करें, देखो डायरेक्शन ऐसे है इस तरह से, यहाँ उत्तर दक्षिण तो क्या हो जाएगा, मतलब उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में कौन है, तो पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर पूर्व में कौन कौन हो जाएगा, तो चाइना हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा पूरा पूरब बोले तो बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, यानी कि बर्मा वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए दक्षिण में क्या हो जाएगा, दक्षिण वाला इलाका में, तो दक्षिण में जो है जो हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखिए आइए हम लोग समझते हैं फिर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए भारत में भू आकृति। अब भारत में जो है प्रमुख देखा जाए तो जो हमारा जो 4 भागों में, 4 प्रमुख भागों में बांटा गया भू आकृति को। जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का जो है विशाल मैदान, प्रायद्वीप या पठार, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो है हमारा उत्तर का विशाल उत्तर का विशाल पर्वत। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा भारत का भाग है, और यहाँ से भी एक पर्वत है जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, ये हमारा भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैदान होगा। उसके बाद यहाँ से जो है देखा जाए तो यहाँ से मैदान उतर रहा है। ठीक, और फिर यहाँ से है जो ये जो हमारा दक्षिण का पठार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक त्रिकोणीय आकार है, पठार का आकार कैसा है, त्रिकोणीय। ठीक है, फिर देखिए यहाँ हो गया हमारा हिमालय। ठीक है, उत्तर का
पर्वतमाला, उत्तर का मैदान, उसके बाद पठारी जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, त्रिकोणीय आकार का है। उसके बाद तटीय मैदान है, ये वाला मैदान है हमारा, तटीय मैदान है, ठीक है, ये वाला हमारा तट मैदान है। इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी मैदान, ये वाला हमारा पूर्वी तटीय मैदान। इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद द्वीप समूह, तो द्वीप में एक द्वीप यहाँ लक्षद्वीप, दूसरा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए ट्रांस हिमालय, तो सबसे पहले उत्तर का जो विशाल पर्वतमाला है इसको जो है हम लोग जो 4 भागों में बांटते हैं। उत्तर के जो विशाल जो इसको 4 भागों में बांटते हैं पर्वतमाला। पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो है ये जो देखा जाए तो ये हमारे भारत से जो है बाहर है, और इसमें इसके अंतर्गत जो है कई सारे श्रेणियां हैं, लगभग 4 श्रेणियां आते हैं, जिसमें काराकोरम, जास्कर, कैलाश, लद्दाख है, ठीक है। ये हमारा जो है अभिन्न हिस्सा नहीं है, यहाँ पे है जो ये जो एरिया देख रहे हैं यहीं पे है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंचाल, ठीक है। कैलाश का मानसरोवर यहीं पे है, कैलाश, यहीं पे मानसरोवर झील है, यहीं से जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम स्थल है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ये ट्रांस हिमालय हो गया, और इसमें देखिए पर्वत श्रेणियां हैं, एक काराकोरम, जिसका जास्कर, कैलाश, लद्दाख इत्यादि जो है यहीं पे स्थित है, ठीक है। अब देखिए इसी ट्रांस हिमालय में है जो काराकोरम श्रेणी है। इस काराकोरम श्रेणी में 2 चीज स्थित है। एक चीज जो है पहाड़ है जिसका नाम है गाडविन आस्टिंग, जिसको K2 कहा जाता है, 8611 मीटर यानी 8611 मीटर जो इसकी ऊंचाई है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। भारत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन भारत में स्थित नहीं है, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए काराकोरम श्रेणी का गाडविन आस्टिंग जो है K2 भारत का जो है सबसे, भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी पूछे तो काराकोरम में K2 हो जाएगा 8611 मीटर। अगर भारत में पूछे तो क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, ठीक है। अगर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है तो हमारा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। विश्व का दूसरा कौन है तो यही K2 यानी गाडविन आस्टिंग। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तो कंचनजंगा। अगर पूछा आपका भारत का पूछे तो K2 हो जाएगा सबसे बड़ा, भारत में पूछे तो कंचनजंगा, ठीक है। और देखिए इसी काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर है जो विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर है, हिमनद है, ठीक है। दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं बता दिया है। उसके बाद देखिए बृहद हिमालय, दूसरा नंबर बृहद हिमालय में है। इसमें सबसे विश्व का सबसे जितना ऊंचा ऊंचा चोटी है सब इसी बृहद हिमालय में है। जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, इसी कंचनजंगा का मैं बात कर रहा था, 8598, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बड़वा, ठीक है। कहने का मतलब है कि नंगा पर्वत पश्चिम में जो है, नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा बड़वा यानी अरुणाचल प्रदेश तक ये पर्वत बृहद हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सिंधु नदी, सतलज, गंगा, यमुना, दिहांग नदियों की जो घाटियां हैं इसी पर स्थित है बृहद हिमालय पर। नेपाल का माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ता है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर जो है इसका नाम पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया समझने वाला। अब लघु हिमालय, लघु हिमालय में पर्यटक स्थल है, ठीक है। पर्यटक स्थल के रूप में जो है लघु हिमालय में जितने भी पर्यटक स्थल हुए, जैसे कि मान लीजिए मसूरी, ठीक है, रानी खेत हो गया, नैनीताल, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, डलहौजी, ठीक है, ये जितना है ये सारे जो है लघु जो हिमालय है उसी पे स्थित है, ठीक है। अब देखिए जो पीर पंचाल श्रेणी में झेलम और व्यास नदी के मध्य विस्तृत है। पीर पंचाल एक श्रेणी है जो कि झेलम और व्यास नदी के मध्य स्थित है। तो झेलम और व्यास नदी का भी
जो है स्थिति इसी लघु हिमालय में है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए शिवालिक क्या होता है, ये लघु हिमालय है। ठीक है, और ये सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब देखिए शिवालिक हिमालय में जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को पृथक करने वाली कुछ घाटियां हैं, जिसे जिसे हम लोग पश्चिम में दून यानी दून से हो गया देहरादून, और पूरब में द्वार जैसे हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, और ये जो शिवालिक है ये सबसे नवीन भाग है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है यहाँ पे जो है हिमालय के क्षेत्र में नदियों के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। ये कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय जो सतलज हिंदू नदियों के मध्य स्थित है। कुमायूं हिमालय हो गया सतलज काली नदी के मध्य स्थित। नेपाल हिमालय जो काली तीस्ता के मध्य स्थित है। असम जो हो गया ब्रह्मपुत्र तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, अब देखिए उत्तर में जो विशाल मैदान है, जैसे सिंधु का मैदान हो गया, गंगा का मैदान हो गया। ठीक है, सबसे उपजाऊ मिट्टी हम कह सकते हैं कि ये जो है मैदान ये सबसे उपजाऊ है। जैसे कि इस क्षेत्र में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान सबसे उपजाऊ है। ये मैदान ये अपने साथ लाने वाली जितनी भी मिट्टी है जो कि इस क्षेत्र में पाई जाती है, और जो कि इस मिट्टी से मैदान का निर्माण होता है जो काफी उपजाऊ होता है। ठीक है, जो कि आकृति बनाता है धनुष आकार की। ठीक है, ये सब हो गया। जलोढ़ मिट्टी के कारण जो है जो गंगा का मैदान है ये काफी, इसी के कारण भारत का जो अनाज का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है कृषि का पैदावार इसी मिट्टी में होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। ठीक है, सिंधु का मैदान हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए शिवालिक पर्वत जैसे मान लीजिए कि कोई पर्वत खत्म होता है तो एकाएक मैदान का जो है मैदान नहीं आ जाता है। पहले ईंटा पत्थर कंकड़ से बने मैदान निर्मित होता है। ठीक है, तो कंकड़ पत्थर से बनने वाला मैदान को हम लोग भावड़ कहते हैं। जब भी देखिएगा कि शिवालिक पर्वत है, शिवालिक पर्वत से जैसी नीचे की तरफ आएगा तो ये भावड़ का जो मैदान पाया जाएगा जो कंकड़ से निर्मित होगा, और जो भी नदी यहाँ से बहेगी वो क्या हो जाएगी, भूमिगत होकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए तराई का क्षेत्र, तो तराई का क्षेत्र जो है असम उत्तराखंड वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही उपजाऊ होता है। ठीक है, ये हमेशा जो यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं। तो हिमालय का वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ घने वन पाए जाते हैं, तो तराई का क्षेत्र है। ठीक है, अब जो है वर्तमान में जो है यहाँ पे जो इस वनों को काट कर एक कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो पानी जो भरा रहता है नदियों के कारण जो है पानी का जमाव या पानी फैलने के कारण दलदल का निर्माण होता है। तो तराई क्षेत्र में क्या है, एक तो पानी रहता है, ठीक, दूसरा यहाँ घने वन पाए जाते हैं। ठीक है, हो गया उत्तराखंड और असम वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद देखिए बांगड़ क्षेत्र। ठीक है, ये है हमारा बांगड़ क्षेत्र जो कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसे मूड कहा जाता है। ठीक है, बांगड़ को। ठीक है, अब जो है बांगड़ में क्या है कि यहाँ पर जो है बाढ़ का पानी जो है नहीं रुकता है। ठीक है, बांगड़ में क्या होता है, इसमें जो है बाढ़ का पानी जो है नहीं रुकता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में जो है इसे हम लोग मूड के नाम से कहते हैं। और देखा जाए तो बांगड़ जो होता है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है, मैं कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है बांगड़। ठीक है, सबसे तो पूछा जाए कि सबसे प्राचीन जो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान कौन सा है, तो बांगड़। और सबसे नवीन पूछे तो खादड़। खादड़ क्या है, सबसे नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ मैदान है। इसमें क्या है, बाढ़ आने के कारण मिट्टी का एक परत जम जाता है चिकना जैसा। इसे पंजाब में बेट कहा जाता है। ये काफी उपजाऊ होता है। ठीक है, कृषि के लिए उपजाऊ होता है। और ये जो है देखा जाए तो डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं,
जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो गया, ठीक। सबसे नवीन कौन हो जाएगा, खादड़, ठीक है। बाढ़ के पानी के कारण जो है नए जो है उसमें मिट्टी का एक लेयर जम जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पंजाब हरियाणा मैदान। देखिए पंजाब हरियाणा एवं मैदान, ठीक है। अब देखिए पंजाब हरियाणा एवं मैदान, अब मैदान जो है इसके आधार पे है जो दोआब के क्रमों को हम लोग जानते हैं। दोआब क्या होता है, तो दोआब का मतलब होता है कि देखिए एक नदी यहाँ से बह रहा है, दूसरा नदी यहाँ पे आकर के इस नदी पे मिल गया, तो देखिए यहाँ वाला नदी और यहाँ वाला नदी, इस दो नदियों के बीच की जो भूमि है, खाली जगह है ना, इसी को हम लोग दोआब कहते हैं, ठीक है। मतलब दो आब, आब का मतलब होता है नदी, और दो नदी जब आकर के मिलते हैं तो उसमें देखिएगा दो खाली स्थान होते हैं, जो खाली जगह है, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंधु, झेलम का सिंधु सागर दोआब, ठीक है। झेलम का चिनाव छाछ दोआब, ठीक है। चिनाव का रावी का रेचना दोआब, रावी का व्यास बारी दोआब, व्यास का हो जाएगा। सतलज विस्ता दोआब, सतलज का सरस्वती का दोआब, अब तो सरस्वती नदी लुप्त हो गई है तो सतलज सरस्वती दोआब अस्तित्व में नहीं मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार, अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है, इसका आकृति कैसा है प्रायद्वीपीय पठार का, तो त्रिभुजाकार आकृति है, और देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी यही है, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम पर सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, यह महाराष्ट्र तमिलनाडु के मध्य स्थित है। उसके बाद देखिए इसमें कुछ है, जैसे महाबलेश्वर हुआ है, कल सुबाई हो गया, इसके प्रमुख चोटियां हैं। अब जो है पश्चिमी घाट में ही जो है कृष्णा गोदावरी कावेरी भीमा जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। अब देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सा पर्वत पहाड़ी मिलाता है, तो नीलगिरी पर्वत मिलाती है, ठीक है। अब देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ठीक है। अब देखिए नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में जो है अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी स्थित है, ठीक है। दक्षिण भारत में है जो पश्चिमी घाट में स्थित अन्नामलाई जो पहाड़ी है। अब इस अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुडी, ठीक है। अन्नाई मुडी क्या है, सर्वोच्च शिखर, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में आपसे अगर पूछे कि दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय पठार में कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो अन्नाई मुड़ी, ठीक है। और सबसे बड़ा पहाड़ी पूछे तो अन्नामलाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो उसके बाद देखिए पूर्वी घाट, पूर्वी घाट देखा जाए तो महानदी घाटी से लेकर के नीलगिरी पहाड़ी के समुद्री तट तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए महेंद्रगिरी जो है इसका पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। उसके बाद देखिए अरावली, अरावली पर्वत जो विश्व का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। अरावली पर्वत जो है देखा जाए तो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो चोटी है या शिखर है गुरु शिखर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये दिल्ली अरावली पर्वत जो दिल्ली के निकट होने के कारण दिल्ली के पहाड़ियों के नाम से भी अरावली पर्वत को हम लोग जानते हैं। उसके बाद विंध्याचल पर्वत हो गया, ये पर्वत चट्टान से निर्मित है, ठीक है। उसके बाद झारखंड विंध्याचल मैसूरी पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ ऐसे देखा जाए तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसका सबसे ऊंचा चोटी है पारसनाथ, झारखंड में स्थित है। उसके बाद देखिए सातपुड़ा पर्वत, ठीक है। सातपुड़ा पर्वत जो है ये ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। देखा जाए नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य जो है काली मिट्टी प्रदेश में स्थित है, ठीक है। देखा जाए तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य कौन सा पर्वत है, सातपुड़ा पर्वत स्थित है। ये ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सातपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो धूपगढ़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन का पठार जो है लो अयस्क के लिए हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे
एक बात देखिए, ये जो हमारा दक्षिण भारत का जो पठार है, यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी, अब देखिए नर्मदा नदी जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में कौन बांटता है? नर्मदा नदी। अब इस नर्मदा नदी के नीचे जो है, इसे हम लोग दक्षिण भारत का पर्वत पठार के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले भाग को नर्मदा नदी के ऊपर भाग और प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांट देता है कौन? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के नीचे वाले क्षेत्र को हम लोग दक्षिण का पठार कहते हैं, ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद देखिए, हो गया है। अब देखिए तटीय मैदान, तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है। पश्चिम तटीय मैदान में देखिए ताप्ती और नर्मदा नदी है। पश्चिमी तटीय मैदान है ताप्ती नर्मदा, ये जाकर के अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। ये पठार के विपरीत दिशा में बहने वाली नदी है, और ये जो है ताप्ती और नर्मदा किसी भी प्रकार का कोई डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और जाकर के अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए पूर्वी तटीय मैदान। देखिए पूर्वी तटीय मैदान जो स्वर्ण रेखा से लेकर यहाँ तक गुजरता है। यहाँ देखिए भारत की, यहाँ देखिए यहाँ कृष्णा गोदावरी कावेरी नदियां द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, और कृष्णा गोदावरी कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पश्चिमी तट में जो बहने वाली नदियां हैं वो बेसिकली जा करके जो है जो अरब सागर में, और पूर्वी तट में जो कृष्णा गोदावरी कावेरी ये डेल्टा का निर्माण करती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और ये पूर्वी तट में है दो प्रमुख झील है, एक है पुलिकट झील, दूसरा है चिल्का झील। ये दोनों जो है लेगून लेगून झील है, ठीक है। चिल्का झील जो भारत का सबसे बड़ा लेगून झील है, जो खारे पानी की झील है, ठीक है। उसके बाद देखिए उड़ीसा के मैदान को हम लोग उत्कल का मैदान कहते हैं, ठीक है। पुलिकट झील, दो प्रमुख झील में कौन कौन? पुलिकट झील और चिल्का झील। पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। ये दोनों लेगून झील है, और चिल्का झील है भारत का सबसे बड़ा लेगून झील, माने खारे पानी एवं खारे पानी की झील है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद है द्वीप समूह। द्वीप समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्वीप समूह में बेसिकली हम लोग दो चीज को पढ़ते हैं, एक है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल जो द्वीप है वो 350 द्वीप है, लेकिन केवल 38 द्वीप में जो है मानव रहित है, ठीक है। अब देखिए इस द्वीप की सर्वोच्च चोटी है सैंडल चोटी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप में, बैरन द्वीप, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का दक्षिणम बिंदु हम लोग पढ़े थे ना, भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। आपसे अगर पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो कन्याकुमारी, बात समझिए मेरा। उसके बाद बोले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, देखिए किसी भी प्रकार का कोई मुख्य भूमि का बात नहीं किया, डायरेक्ट पूछा भारत का दक्षिण बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कॉल, ठीक है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। भारत का मुख्य भूमि का जहां नाम आया तो कन्याकुमारी। यहां तक समझ में आया? उसके बाद देखिए, उसका उसके बाद देखिए 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को जो है निकोबार से पृथक करता है, ठीक है। अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिण अंडमान लघु अंडमान के मध्य जो है दक्कन दर्रा है, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में जो है 36 गो द्वीप है, लेकिन केवल 10 द्वीप में मानव रहित है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस द्वीप में जो मलयालम भाषा बोली जाती है, परंतु मिनिकॉय द्वीप पर जो है महल भाषा बोली जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कई प्रकार के अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो है पाई जाने वाले प्रमुख मछली को हम लोग टूना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लक्षद्वीप जो अरब सागर के पास में स्थित है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना?
तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, ठीक है? मैंने समझाने का प्रयास किया, आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया हो, ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।